इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों लैमार्कवाद। क्या है बच्चों लैमार्कवाद? क्या है? ये जो आपके ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है इससे संबंधित 3 वाद ज़्यादा फेमस है। जैसे आपको पता है कि लैमार्कवाद है, और सेकंड नंबर पे आपका डार्विनवाद है, और थर्ड नंबर पे आपका उत्परिवर्तनवाद है। बच्चों यहाँ पे उत्परिवर्तनवाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लैमार्कवाद देखते हैं कि लैमार्क ने क्या कहा था। लैमार्क का पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क बच्चों, और 1809 में इन्होंने एक अपने से संबंधित व्याख्या किया था जैव विकास से संबंधित, और ये फ्रांस के रहने वाले हैं बच्चों। तो इन्होंने ये बताया था कि जो भी जीव जंतु हैं उनका वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ेगा, अनुकूलन होगा, अनुकूलन के आधार पे ही आगे जीव बने रहेंगे। अंगों का उपयोग व अनुप्रयोग के बारे में इन्होंने बताया था कि अगर अंगों का उपयोग ज़्यादा वो करेंगे तो उसका आगे उनके जो भी नए जीव होंगे उनमें उसका लक्षण देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के रूप में कोई किसी चीज़ को ज़्यादा यूज कर रहा है, जैसे कि अपने कान को या किसी और अंग को, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो आगे आने वाले समय में उनका विकास होगा। लेकिन अभी आप इनके ही जस्ट थोड़ा नीचे आप इनके आलोचनाओं को भी देखेंगे कि कैसे आलोचनाएं हैं। अगर यही बात है कि अंगों का उपयोग करने से ही वो उस तरीके से बढ़ते हैं या अनुप्रयोग करने से बढ़ते हैं, तो अगर अंधे माता पिता हैं तो उनकी तो आंखें पहले से ख़राब है, उनके जो आने वाला बेबी होगा उसकी वो भी ब्लाइंड होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे इनकी कौन कौन सी आलोचना है। तो पहलवान जो भी माता पिता होगा उसका अगला बच्चा भी पहलवान हो, ऐसा संभव नहीं है। तो ये लैमार्क जी ने जो कहा था ये मुख्यतः उनका वंशागत का नियम वो उतना डिटेल में नहीं बता पाए थे, लेकिन थोड़ा बहुत उनसे संबंधित था। आगे और उनकी आलोचना पढ़ेंगे। ऐसे सबका डार्विन का भी है, डार्विन से संबंधित भी थोड़ी बहुत आलोचनाएं आप देखेंगे, फिर नए नए बात देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो इनसे संबंधित बातें सत्य रही होंगी, तभी तो यहाँ पे आपको मिल रहा है। फिर उसके बाद आगे आप क्या देखते हैं कि अंगों का उपयोग व अनुप्रयोग आपने देख लिया। फिर उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षण कौन से होते हैं बच्चों? जो लक्षण अर्जित किए जाते हैं उन्हें उपार्जित किए बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जिराफ की कहानी लैमार्क ने क्या कहा था, और सर्प के बारे में ऐसा कहा था कि अगर सर्प के पहले पैर थे वो धीरे धीरे झाड़ियों में आते जाते बिल में घुसने से उनके क्या हुए, पैर दिक्कत कर रहे थे, धीरे धीरे उनके पैर आगे वाले वंशज में ख़त्म हो गए। तो इनका ये कहना था। उसके बाद लैमार्क ने जिराफ के बारे में अफ्रीका के जो डेजर्ट में रहने वाले जिराफ हैं उनसे संबंधित कहा था कि ये जिराफ पहले घास वास खाते थे, उनकी गर्दन छोटी थी, लेकिन समय बीतने के साथ अकाल और दूसरी चीज़ों के कारण नीचे के घास सूखे कारण ख़त्म हो गए होंगे। तो इन लोगों ने अपनी गर्दन उचकाना धीरे धीरे शुरू कर दिया। ऐसे उचकाते उचकाते लगातार जो इनमें मतलब लंबी गर्दनों का विकास हुआ। तो लैमार्क ने कहा था लंबी गर्दनों का विकास इस तरीके से हुआ। लेकिन अभी यहीं पर डार्विन से संबंधित बात को हम देख लेंगे सेम इसी में। तो डार्विन ने क्या कहा था? डार्विन भी जिराफ की गर्दनों के ऊपर बोले थे, लेकिन उनका ये बात था कि यहाँ पर जो ये मतलब कि केवल छोटी गर्दन वाले ही जिराफ नहीं थे। तो डार्विन भाई इन्होंने कहा था कि छोटी गर्दन के साथ साथ थोड़ी सी लंबी गर्दन वाले वंशागत लक्षण वाले भी थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि छोटी गर्दन वाले ख़त्म होते चले गए और लंबी गर्दन वाले अपने आप ही वो पृथ्वी पर बचे रहे, और छोटी गर्दन वालों का पूरा मूल नष्ट हो गया। तो यहाँ पर डार्विन में थोड़ी सी ये डिफरेंस है। लैमार्क कह रहे थे कि नहीं केवल मतलब सबकी गर्दन छोटी ही थी, लैमार्क का बस यही था। ये लैमार्कवाद व डार्विनवाद की आप तुलना कर सकते हैं। जिराफ के बारे में दोनों लोगों ने क्या कहा था इससे संबंधित। अब यहाँ पे और आते हैं तो ये आपको पता ही चल गया कि लैमार्कवाद की कौन कौन सी आलोचना है। अंधे माता पिता के बच्चे, पहलवान के बच्चे, भारत में नाक कान, आपको पता है कि बालिकाएं बचपन में उनके नाक कान में वो किया जाता है, छिद्र किया जाता है। तो वो ऐसा अगर हो तो आने वाले वंशागत अगर ऐसे ही हो जाए कि मतलब एक ही कार्य को हम लगातार कर रहे हैं और वो वंशागत हो जाए, वंशागत मतलब आगे के वंश में भी देखने को मिले, तो क्या होगा, एक समय बाद क्या होगा कि सभी बालिकाएं जो पैदा होंगी उनके नाक कान पहले से छिदे होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये सब आलोचनाएं हैं। किसकी आलोचना है बच्चों? ये लैमार्क की आलोचना है। अगला ऐसे ही आलोचना पर बीजमान एक वैज्ञानिक थे, उनका क्या प्रयोग था? बीजमान। तो उनका प्रयोग था कि उन्होंने क्या किया, चूहे की पूंछ उन्होंने काटा, ठीक है, और चूहे की पूंछ कई पीढ़ियों तक इन्होंने उसको काटा, लेकिन आगे आने वाले में लगातार चूहों की पूंछ मिलती ही रही। जबकि लैमार्क के अनुसार क्या होना चाहिए था कि चूहों की पूंछ धीरे धीरे काटते काटते चूहों की पूंछ पूरी तरीके से गायब ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बीजमान इनके आलोचक के रूप में है, विरोध करने के रूप में है। तो यहाँ पे बीजमान एक तथ्य निकाले हैं कि वे
गुण जो माता पिता के दैहिक से संबंधित नहीं है, जो युग्मक कोशिकाओं से या जनन कोशिकाओं के द्वारा बदलाव होते हैं। मतलब कि माता पिता के जो युग्मक सेल होते हैं, जो मेल सेल और फीमेल सेल, जिसे आप लोग बोल सकते हैं स्पर्म सेल और ओव्यूल सेल, तो उनके अंदर के जो डीएनए और इन सब चीज़ों में जो बदलाव होता है, तो वही आगे बच्चों में और आगे वंशज में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बीजमान का प्रयोग है। बीजमान ने कहा कि जो युग्मक कोशिकाओं पर बदलाव होगा वही वंशागत होगा, नहीं तो वंशागत नहीं होगा। अब आगे नव लयमार्कवाद इसी लयमार्क से संबंधित है। तो नव लयमार्कवाद क्या है? उसी का सुधार पूर्वक। तो बहुत अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या किया कि मुलर और अन्य वैज्ञानिकों ने एक्सरेज जैसे चीज़ों के द्वारा, एक्सरेज क्या होता है बच्चों? तो एक्सरेज एक हानिकारक रे होती हैं, तो एक प्रकार से विकिरण होती है, उसका शरीर पर लगातार प्रभाव अगर पड़ता है तो अंदर आपके डीएनए के अंदर बदलाव हो जाते हैं। तो डीएनए के अंदर ये सब जो बदलाव होते हैं, तो एक्सरेज और इन सब के द्वारा इन्होंने देखा। तो उन्होंने लक्षणों को दो भागों में बांटा, उपार्जित लक्षणों को दो भागों में बांटा। एक तो जनन कोशिका द्वारा अर्जित लक्षण है, और दूसरी जो केवल देह या केवल शरीर में हो जाए, जिन्हें हम दैहिक कोशिकाओं द्वारा अर्जित लक्षण कह सकते हैं बच्चों। तो एक आपका दैहिक कोशिकाओं द्वारा अर्जित लक्षण हो गया, और दूसरा हो गया जनन कोशिकाओं द्वारा अर्जित लक्षण। यही जनन कोशिकाओं को ही इन लोगों ने माना कि जो भी वंशागत लक्षण होगा वो जनन कोशिका के द्वारा ही होगा। यही चीज़ आपकी नव लयमार्कवाद कहलाया। ये क्या कहलाया बच्चों? नव लयमार्कवाद। तो जनन कोशिकाओं द्वारा जो भी अर्जित लक्षण होंगे वही वंशागत होंगे, यही है नव लयमार्कवाद। और इसी से संबंधित आगे और भी वैज्ञानिकों ने, ये देखो 1910, 1924 और इस तरीके से इन लोगों ने प्रयोग किया। तो अपने अपने प्रयोग के आधार पर यही बताया कि सब में जनन कोशिकाओं द्वारा अर्जित लक्षण ही वंशागत होते हैं। देह में जो ऊपर ऊपर शरीर के अगर लक्षण हो रहा है, जैसे किसी का हाथ कट गया, कुछ हो गया, तो आगे आने वाले में ऐसा नहीं कि उसके बच्चों में भी हाथ कटा हुआ मिले, ऐसा कुछ संभव नहीं है। वो लक्षण, वो बदलाव कहाँ होना चाहिए? वो उनके डीएनए में, उनके जनन कोशिकाओं में होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे ये इसी को नव लयमार्कवाद कहा। अब यहाँ पे सुमनर का प्रयोग था। सुमनर ने क्या किया? चूहों पर प्रयोग किया। तो जो गर्म वातावरण वाले चूहे थे बच्चों, तो उनकी पिछली पैर और ये सब जो था, तो वो बाकी चूहों की अपेक्षा काफ़ी लंबे थे। तो इन्होंने कुछ चूहों को गर्म वातावरण में रखकर ये प्रयोग किया था 1910 में। सेकेंड है 1924 में कैमरर का प्रयोग। कैमरर ने सेलेमेंडर पर प्रयोग किया बच्चों। सेलेमेंडर एक होता है जो रंग बदलने वाली छिपकली टाइप की प्रजाति होती है। इन्होंने क्या किया कैमरन ने? तो कुछ सैलमेंडर को पीले रंग के डब्बों में, कुछ को काले रंग के डब्बों में रखा और उसका अध्ययन किया 1924 में कैमरन ने। तो कैमरन ने क्या किया? सैलमेंडर को अलग अलग डब्बों में रखा। तो डब्बों में रखने से क्या हुआ कि लगातार उनको उसी तरीके से डब्बे में रखने से आगे आने वाले जो उनके वंशज थे उनके वंशजों में भी पीले व काले रंग के धब्बे देखने को मिले। लेकिन ये प्रयोग उतना ज़्यादा सफल नहीं हो सका, क्योंकि बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, आपने उसमें सुई के द्वारा इंजेक्शन लगा के और उनमें पीले और काले रंग के धब्बे ला दिए हैं। तो ऐसा जब कैमरर को मालूम चला तो कैमरर बहुत ज़्यादा दुखी हुए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो बच्चों ये कैमरर का प्रयोग इस तरीके से है। आगे एक वैज्ञानिक थे मैकडूगल। मैकडूगल ने भी ऐसे ही किया। उन्होंने क्या किया कि कई चूहों के वंशागत पीढ़ी पर 45 पीढ़ियों को लिया। मतलब एक पेरेंट चूहे होंगे, फिर अगले उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ऐसे ऐसे करते 45 पीढ़ियों को उन्होंने लगातार टेढ़े मेढ़े रास्तों पर जाने की ट्रेनिंग दी। तो उससे क्या हुआ कि लगातार जैसे जैसे अगली पीढ़ियाँ आती है गई तो उनको ट्रेनिंग कम देना पड़ा, वो अपने आप जैसे जानकार जैसे हो गए। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि ये सब लक्षण धीरे धीरे उनके अंदर उपार्जित लक्षण के रूप में आ गए। वो उनके जनन कोशिकाओं द्वारा डीएनए के द्वारा अगले में जाने लगे, वो इस तरीके से। तो ये तीनों लक्षण आप ये सब नव लयमार्कवाद में आप रख सकते हैं। अब हम यहाँ के बाद अगले वाले में चल रहा है, ये आपका है डार्विनवाद बच्चों। डार्विनवाद क्या है? डार्विनवाद 1809 से 1882 जो डार्विन से संबंधित समय है। तो ये क्या थे? ये जब 28 साल के थे बच्चों डार्विन, तो ये इन्होंने क्या किया 1837 में बीगल नामक ब्रिटिश जहाज पर